लेंगे तो उससे तुम्हारा एक तरीके से कोई डाउट क्लास तक में तो पूछ लो एक बार, जो भी डाउट है कुछ भी तो पूछ सकते हैं। अब वर्कशीट 14 में हूँ 16 में होमवर्क दिए थे। वर्कशीट 16 में होमवर्क दिए थे, ठीक है। वर्कशीट में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, और रेजोनेंस वाला जो डाउट होगा उसको अभी माइन इन्वर्जन के बाद लास्ट में कोई डिस्कस कर लेंगे। वर्कशीट नंबर 16 सर दूसरा पेज में होगा। वर्कशीट नंबर 16 वर्कशीट नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 20 अच्छा, इसमें डाउट क्वेश्चन दिया था, इसमें डाउट होना तो नहीं चाहिए, बट चलो ठीक है, डाउट है तो पूछ सकता है। 8 क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में आइसो ऑक्टेन बोला है। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर बताओ अरविंद। सर 7 कार्बन का चेन रहेगा, उसका दूसरा पोजीशन पे मिथाइल। 7 कार्बन का चेन नहीं रहता है, इसको आइसो ऑक्टेन बोलते हैं। कितना कार्बन का टोटल काउंट कर ले एक बार। 8 है। 8 है। कॉमन नेम का कुछ लिस्ट भेजे थे क्या तुम लोगों को। यस सर। कॉमन नेम का लिस्ट देखा एक बार भी, बता नो जल्दी, सर। बहुत मार मारेंगे अब। कॉमन नेम का लिस्ट तुम लोगों को बोला था कि याद रखना पड़ेगा, आइसो ऑक्टेन का नाम याद रखना पड़ता है। आइसो ऑक्टेन वाला जो चीज है वो थोड़ा अलग टाइप का केस होता है। डू यू वांट टू सेव चेंजेस। एक मिनट, स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। ये चीजें रखा है कॉमन नेम का लिस्ट, सबसे ऊपर में ही देखो आइसो ऑक्टेन, सेकंड नंबर। हम लोग जो आइसो वर्ड यूज करते हैं उसमें नॉर्मली जैसे कार्बन चेन के सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप डालते हैं, बट आइसो ऑक्टेन बोला है, ऑक्टाइल नहीं बोला है। तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से ही मेंशन किया जाता है। एक तरफ जस्ट सेकंड कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ एक सॉरी सेकंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है। इस चीज को आइसो ऑक्टेन बोलते हैं। तो ये नाम ध्यान रखना, कॉमन नेम। अगर बाई चांस नहीं ध्यान आ रहा होगा तो इधर लिस्ट वाले पार्ट से मैच करा करके देख लेना, ठीक है। बट कॉमन नेम ध्यान रखना, ये जरूरी रहेगा। तो इस केस में आइसो ऑक्टेन वाले पार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो तो तुम लोगों को बता दिए, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए अब। सवाल में ये स्ट्रक्चर बनाने बोला है। अगर ये स्ट्रक्चर बनाने बोला है तो ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हम लोग यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में C8H16 दे रखा है। C8H16 वाले पार्ट का मतलब है कि हम लोग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट बनाएगा। जब भी कभी स्ट्रक्चर बनाना है तो हमेशा कभी भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो और उससे स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहला काम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करो। तो C8H16 CnH2n मतलब अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, मतलब साइक्लो अल्कीन का भी है, बट बेसिकली अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के बराबर हो जाएगा। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है मतलब एक पाई बॉन्ड या फिर एक रिंग हो सकता है। तो हम लोग को रिंग तो चाहिए नहीं, पाई बॉन्ड ही हटाना है हाइड्रोजनेशन वाले पार्ट में। तो हम लोग का पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज देखो, ये जो कार्बन है जिसको बॉक्स में क्लोज किए, इस कार्बन से तो पाई बॉन्ड बना नहीं सकते, क्योंकि इस कार्बन पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन 5वां बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसका मतलब इस कार्बन से कोई भी पाई बॉन्ड को एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसके आजू बाजू वाले चारों कार्बन को छोड़ दिया, इन चारों कार्बन से कुछ नहीं हो सकता इस कार्बन से एसोसिएटेड। यहाँ एक पाई बॉन्ड हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। उसके अलावा यहाँ वाले पार्ट में जो दोनों कार्बन है, ये दोनों कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब एक कार्बन से ऊपर मिथाइल ग्रुप, राइट साइड में मिथाइल ग्रुप। तो इस केस में पाई बॉन्ड वाले पार्ट को ऊपर के साइड में डालो या लेफ्ट साइड वाले सॉरी राइट साइड वाले पार्ट में डालो, कोई डिफरेंस निकल के नहीं आने वाला है। तो एक पाई बॉन्ड हम लोग का पहले वाले पार्ट में आ गया, एक जो दूसरे वाले पार्ट में। तो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जहां से हम लोग आइसोक्टेन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। 8 नंबर वाले पार्ट के अलावा और कोई डाउट किसी को। सर बुकलेट निकालिए। 12 एक मिनट पहले देख लेते। 12 नंबर वाले पार्ट में सर मिथाइल LHS और साइक्लोहेक्स। RHS में दोनों तो सेम स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मतलब सेम फॉर्मूला दिया हुआ है। हाँ, फॉर्मूला तो सेम दे रखा है। ठीक है, इसमें मतलब
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ही एक एक दिख रहा है, यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन साइक्लो है, मतलब 1 होगा। तो इस केस में हाइड्रोजनेशन करने के बाद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 का तो कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे काम कर सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ कार्बन तो चेंज नहीं कर सकते, नंबर ऑफ हाइड्रोजन को चेंज करके हम 12 कर देते हैं। यहाँ वाले पार्ट में करेक्शन है, इसको लिख देते हैं, एक मिनट। C7H12 कर लो यहाँ पे। तो C7H12 वाले पार्ट में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वाला पार्ट 2 के बराबर निकल के आएगा, और क्योंकि प्रोडक्ट में साइक्लोहेक्सेन निकल के आ रहा है तो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो बाद में भी रह जा रहा है, ये बिल्कुल फिक्स है। बाकी अब एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और कहाँ से आ सकता है, तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ जा सकता है ये चीज सोचना होगा। तो एक पाई बॉन्ड जा सकता है यहाँ पे, दूसरा इधर जा सकता है, तीसरा चार पॉसिबिलिटी निकल के आ जाएगा। आंसर क्या दे रखा है इसका? 4। हाँ तो ठीक है, उसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 12 होना चाहिए 14 की जगह पे, ठीक है। और कोई डाउट वर्कशीट 16 में? अगर इसमें डाउट नहीं है तो बुकलेट में आते हैं। बुकलेट में 2 बुकलेट था, अनूप कौन सा बुकलेट, पहला वाला या दूसरा वाला? सर जिसमें ABCDEF वाला, इसमें J अच्छा, निकालिए ना। इसमें JIJ, ऑब्जेक्टिव का J, सब्जेक्टिव का हाँ J। सर। अच्छा ये J10, नहीं ऑब्जेक्टिव का J, नहीं J8। J8, हाँ बोलो। J8 तो बनाने होमवर्क दिया नहीं है अभी तक। इसके ऊपर मेरा में अलग है क्या? अलग कैसे हो सकता है तुम्हारे में? एक सुपर इम्पोजिबल वाला क्वेश्चन था। सुपर इम्पोजेबल वाला क्वेश्चन था, J6। पता नहीं, शायद। इसमें तो एक सुपर इम्पोजेबल दे रखा है। सर हमको देखना पड़ेगा कंप्यूटर में, छोड़िए। यार बुकलेट में PDF तो अलग होना नहीं चाहिए, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो सेक्शन दे नहीं रखा है, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को तो पूछो, कुछ भी डाउट है तो पूछते जाओ। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो हम लोग सर नए J3 लेक्चर में एक जाते बार हैं। दिखाइए ना, शायद 3 J3, को 8 लिखे। J3EFGHI J3, ये द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, नहीं सर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये भी नहीं है। सुपर इम्पोसिबल तो J6 में दिख रहा है हमको, और तो कोई नहीं दिख रहा है। हाँ सुपर इम्पोसिबल J6 के अलावा और किसी वर्ड में तो नहीं दिख रहा कहीं पे। ठीक है, पूछ लेना, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में। और 10th वाले लोग होमवर्क नहीं बना रहे हैं, अगर टॉपिक छोटा है उसमें डाउट पूछना है तो पूछ लो लेक्चर देखने के बाद, और अगर होमवर्क नहीं बनाएंगे तो उठा के पटकेंगे तुम लोग को। चलो ध्यान दो। हेडिंग वाले पार्ट में जैसे अमाइन इन्वर्जन वाले पार्ट की हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। तो लास्ट क्लास में शायद बोला भी था कि इसको हम लोग अम्ब्रेला इन्वर्जन के जैसा कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट क्लास से उससे शायद लास्ट क्लास में ही बोला था इस चीज को, अम्ब्रेला इन्वर्जन भी इस चीज को समझ सकते हैं। और अम्ब्रेला इन्वर्जन वाले पार्ट का मतलब ऐसा समझ लो जैसे होता है ना कि कभी बहुत तेज हवा चलता है तो छाता उल्टा हो जाता है। तो जैसे शुरुआत में मान लो छाता का डंडा है, तो उस केस में जो हम लोगों का छाते का जो फ्लैप है, अम्ब्रेला का जो ये फ्लैप है वो इस टाइप का है। जब ये उल्टा होता है तो उल्टा होने के टाइम पे जो डंडा है हम लोग का वो तो उसी डायरेक्शन में रह जाता है, डंडा तो चेंज नहीं होने वाला, लेकिन पूरा का पूरा जो फ्लैप है ये बिल्कुल ऊपर के डायरेक्शन में चला जाता है। मतलब जो फ्लैप एग्जैक्टली नीचे के डायरेक्शन में होता वही सारा का सारा चीज ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर गया, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोगों का ये जो छाता उल्टा हो रहा है, जिससे पहले ऐसा है और उसके बाद स्ट्रक्चर वाला पार्ट बिल्कुल ऊपर चला गया, तो इसी तरह का सिनेरियो हम लोगों के अमाइन वाले पार्ट में निकल के आता है। और इसमें जो डंडा है वो तो खैर होता नहीं है, तो अगर डंडा नहीं है तो इसका क्या मतलब है, जैसे हम बोल रहे हैं कि अम्ब्रेला इन्वर्जन के टाइम पे डंडा एग्जैक्टली सेम रहता है बट बाकी सारा चीज उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे अपने सिनेरियो में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, लोन पेयर के अलावा यहाँ 3 ग्रुप हो सकता है, ग्रुप नंबर 1 2 3 ऐसा मेंशन कर दिए।
तो इस केस में ये जो पूरा का पूरा एलिमेंट दे रखा है, इसको थोड़ा और ऐसा कर देते हैं। तो इस केस में अगर हम लोग इसको एक ट्रायंगल वाला पार्ट कंसिडर करें, तो नाइट्रोजन वाले पार्ट का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर वाला पार्ट इस ट्रायंगल के बिल्कुल सेंटर से क्रॉस कर रहा होगा। मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर पिरामिडल शेप है, तो पिरामिड का जो मिड पॉइंट है बेसिकली एक ऐसा ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है, उसमें नाइट्रोजन वाले पार्ट का पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेंटर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो लोन पेयर का एक्सेस इसी के अलोंग एग्जिस्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड के डायरेक्शन में। तो इसी एक्सिस के अलोंग, मतलब ये जो एक्सिस है इसको डंडा समझ लो, इस डंडे के पार्ट को फिक्स रखते हुए बाकी सारा ग्रुप हम लोग का उल्टे ओरिएंटेशन में चला जा रहा है। उल्टे ओरिएंटेशन में जाने का मतलब है कि नाइट्रोजन वाले पार्ट को जो एक्सिस है वो एक्सिस वाला पार्ट एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, बट क्योंकि सारा का सारा ग्रुप उल्टे ओरिएंटेशन में जा रहा है, मतलब अपना लोन पेयर वाला पार्ट ऊपर के जगह पे नीचे आ जाएगा। लेकिन जो हम लोग का ग्रुप लेफ्ट साइड में, जैसे ऐसा सोचो कि एक ग्रुप हम लोग इधर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, या तुम लोगों को राइट साइड में दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, ये ग्रुप जब ऊपर जाएगा तो इसका ओरिएंटेशन नीचे की जगह ऊपर हो गया, लेकिन ये ग्रुप अभी भी राइट साइड में रहा। ऐसा नहीं कि हम लोग का ग्रुप वाले पार्ट को ऊपर लेकर गए तो ग्रुप राइट साइड से लेफ्ट साइड में चला गया। तो जो भी ग्रुप हम लोगों के यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख रहा, जब ये ग्रुप ऊपर जाएगा तो लेफ्ट साइड में ही दिखाई देगा। हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि एक ग्रुप हम लोग का ये वन वाला पार्ट गया, दूसरा ग्रुप वाला पार्ट हम लोग का ऊपर गया, और राइट साइड का जो ग्रुप नीचे साइड दिख रहा है ये उल्टा जाने पे वापस से राइट साइड में हम लोग को, सॉरी थर्ड नंबर वाला ग्रुप हम लोग को राइट साइड में ऊपर दिखाई देगा। तो हम लोग इस पूरे स्ट्रक्चर वाले पार्ट को जब हम लोग कंसिडर करना शुरू करेंगे तो तीनों ग्रुप जो हम लोग का नीचे जाता दिख रहा था वो तीनों ग्रुप बिल्कुल ऊपर के डायरेक्शन में चला गया, और लोन पेयर वाला पार्ट जो ऊपर एग्जिस्ट कर रहा था फ्लिपिंग होने से नीचे के डायरेक्शन में चला गया। तो इस केस में ये पूरा का पूरा ग्रुप अगर फ्लिप हो रहा है, तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग ये कंसिडर करके चले, इस ग्रुप के जस्ट नीचे दूसरे वाले ग्रुप को रख देते हैं यहाँ पे। तो पहला ग्रुप जब ये अमाइन इन्वर्जन में गया तो ये दूसरे ग्रुप वाले पार्ट का फॉर्मेशन हुआ, और इस दूसरे ग्रुप को उठा के जब यहाँ नीचे रखे तो इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में अगर हम लोग मिरर रखेंगे, थर्ड का मिरर इमेज यहाँ आएगा, नाइट्रोजन वाले पार्ट का मिरर इमेज यहाँ आएगा, सेकंड वाले पार्ट का मिरर इमेज और फर्स्ट वाले पार्ट का मिरर इमेज, और लोन पेयर का मिरर इमेज यहाँ लोन पेयर वाला पार्ट नाइट्रोजन से ऊपर जा रहा तो दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन से लोन पेयर नीचे की तरफ जा रहा। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कि हमको नहीं मालूम कि ऐसा इन्वर्जन पॉसिबल है, मतलब ये जो कन्वर्जन है हमको नहीं पता कि पॉसिबल है, तो अगर ये कंपाउंड अपने दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे अगर मान लो कि हम लोग केवल ये सिनेरियो लेकर के चल रहे हैं कि ऊपर वाला एक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है और नीचे वाला कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी हमको और कुछ नहीं मालूम, और पूछा है कि इन दोनों का रिलेशन बताओ कि ऊपर वाले कंपाउंड में और नीचे वाले कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशन है। तो कैसे रिलेशन निकालेंगे, तो दिख रहा है यहाँ पे कि नाइट्रोजन वाले पार्ट में 4 अलग अलग ग्रुप है, मतलब एक कैरल सेंटर, नीचे वाले नाइट्रोजन में भी 4 अलग अलग ग्रुप, मतलब एक कैरल सेंटर। अगर कंपाउंड में केवल एक कैरल सेंटर है तो कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, नीचे वाले पार्ट में कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और अगर मिरर इमेज निकल के आ गया, इसका मतलब आराम से हम लोग इसको इनैंशोमर बोल सकते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इनैंशोमर है। लेकिन एक चीज सोच के देखो, ये दोनों इनैंशोमर तो दिख रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। तो इनैंशोमर कभी भी इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता है, इनैंशोमर वाला पार्ट आपस में एकदम बिल्कुल सेपरेट ओरिएंटेशन होता है स्पेस में। इंटर कन्वर्टेबल होने का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर लो दूसरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर लो पहला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इंटर कन्वर्टेबल होने का मतलब ये चीज हो गया। हम लोग का स्पेस में ओरिएंटेशन अलग होता है, इंटर कन्वर्टेबल नहीं, हम लोग इंटरचेंज करते हैं समझने के लिए, बट इंटरचेंज अपने आप से नहीं होता है, बॉन्ड्स आपस में पोजीशन इंटरचेंज नहीं करते अपने आप से। तो ये जो इंटर कन्वर्टेबल नेचर के वजह से ये दोनों कंपाउंड में कोई डिफरेंस नहीं आया। ऑल्दो अगर इस तरह का चीज एग्जिस्ट करता तो दोनों इनैंशोमर निकल के आते, लेकिन इंटर कन्वर्ट होने की वजह से पहला स्ट्रक्चर और उसका इनैंशोमरिक पार्ट वो दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहा है, बार बार अपना जगह चेंज कर रहा है। तो इस तरह के सिनेरियो में हम लोग ऐसा सोच के चलो कि मान लेते हैं पहला वाला पार्ट डी है, हमको नहीं मालूम कुछ भी मान लिया कि पहला वाला पार्ट हम लोग का डी है। अगर पहला वाला स्ट्रक्चर डी है और इसको हम लोग मेजरमेंट करने के लिए पोलैरिमीटर ट्यूब में डाले, तो ये इंटर कन्वर्ट होकर के अपने इनैंशोमरिक पार्ट मतलब एल में कन्वर्ट हो गया। तो
कन्वर्जन इतना फास्ट होता है, मतलब 1 सेकेंड में 1600, कहीं कहीं पे मतलब डिपेंड करता है नाइट्रोजन के ऊपर क्या क्या ग्रुप दे रखे हैं। अगर ग्रुप बहुत बड़ा हुआ तो कन्वर्जन का रेट थोड़ा कम है, अगर ग्रुप बहुत छोटा हुआ तो जो इंटर कन्वर्जन है वो बहुत ही फास्ट होता है। तो 1600 हो गया, 16,000 हो गया, 10,000 टाइम हो गया, 1 लाख टाइम हो गया। अगर इस तरह का रैपिड इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है तो इस केस में अगर हम लोग डी वाले पार्ट को सॉल्यूशन में डालेंगे तो तुरंत हम लोग को एल भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे डी और एल दोनों के दोनों एग्जिस्ट करना शुरू कर जाएगा। तो अगर ये दोनों को दोनों पार्ट आपस में एग्जिस्ट करना शुरू हो गया तो इस तरह के सिनेरियो में ये पूरे मिक्सचर को, क्योंकि एंशोमर है, एक पार्ट डी है और दूसरा पार्ट एल, मतलब एक जितना क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराएगा एल वाला पार्ट। तो ये दोनों के दोनों पार्ट एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसल आउट कर देते हैं। और अगर दोनों पार्ट एक दूसरे के ऑप्टिकल एंगल ऑफ रोटेशन को कैंसल आउट कर दिया तो इस तरह के सिनेरियो में हम लोग का जो पूरा मिक्सचर है, भले हम लोग डी लेके चले थे बट क्योंकि एक मिक्सचर बन गया उसमें डी और एल दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो पूरा मिक्सचर वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल के आ जाता है। और दूसरा, अगर तुम लोग को ध्यान हो तो इनएंशियोमर्स वाले पार्ट में एक छोटा सा पॉइंट लिखवाए थे कि अगर एक कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होना होता है तो रिजॉल्वेबल होना चाहिए। ऑल्दो ये पॉइंट लिखवाए नहीं थे, वहां पे पॉइंट ये था शायद से कि इनएंशियोमर्स वाले पार्ट को सेपरेट जब करते हैं हम लोग तो इस प्रोसेस को रिजोल्यूशन बोलते हैं। और रिजोल्यूशन करने के लिए हम लोग किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं। और उसमें एक पॉइंट मेंशन किया था केवल, और बोला था ये चीज बाद में बताएंगे, कि अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमेशा उसका दो इनएंशियोमरिक फॉर्म रहेगा ही रहेगा। मतलब उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का दो रिजॉल्वेबल फॉर्म होना चाहिए। अगर दो रिजॉल्वेबल फॉर्म नहीं है तो उस कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव कंसिडर करेंगे, जो अमाइन इन्वर्जन का केस है। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, डी वाला पार्ट और एल वाला पार्ट दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन दोनों को हम लोग सेपरेट कर पा रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि इंटर कन्वर्जन हो रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि कंपाउंड आपस में इंटर कन्वर्टेबल है तो रिजॉल्व नहीं कर सकते, इसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो पूरे के पूरे कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव कंसिडर करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो ये अमाइन इन्वर्जन का सिंपल सा केस है जहां पे हम लोग कंपाउंड वाले पार्ट को ऑप्टिकली एक्टिव होता हुआ भी ऑप्टिकली इनएक्टिव मानते हुए चलेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स है जो अपने को रिलेट करके ध्यान रखना होगा। जैसे एक पॉइंट तो ये ध्यान रखना होता है सबसे पहला कि चलो ठीक है, जैसे ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, पहला पॉइंट यहीं से शुरू कर लेते हैं कि कोई भी अगर एक कंपाउंड है और वो ऑप्टिकली एक्टिव कंसिडर करना है, फॉर अ कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, it must be resolvable। कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमेशा रिजॉल्वेबल होना चाहिए, उसके एनएंशियोमर्स वाले पार्ट सेपरेट होने चाहिए। इसको हम लोग रिजॉल्वेबल वर्ड से आराम से एसोसिएट कर सकते हैं, सबसे पहला चीज। दूसरा पॉइंट ये भी हम लोग इम्पोर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे चलो ठीक है, इसमें पहले हम एक पॉइंट और मेंशन कर लेते हैं कि ड्यू टू अमाइन इन्वर्जन both the enantiomers, both the enantiomeric forms are interconvertible, therefore cannot be resolved। और अगर हम लोग रिजॉल्व नहीं कर सकते तो उस केस में कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला करेंगे। therefore they are considered as optically inactive compound। सिर्फ अमाइंस में ही होता है? सिर्फ अमाइन में नहीं होता, अगर हम लोग कार्बनायन लेके चलते तो वहां पे भी ये केस होता है। बट कार्बनायन वाले केस को हम लोग इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि कार्बनायन वाले केस में इस तरह का सिनेरियो बहुत ही रेयरली दिखाई देता है, तो इसलिए। और वहां पे जैसे कार्बनायन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले तो कार्बनायन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कार्बनायन का मतलब हो गया कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बनायन नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता। कार्बनायन हमेशा एक आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, तो कार्बनायन बनाना मुश्किल काम है। जबकि अमाइन एक न्यूट्रल कंपाउंड तो आराम से एग्जिस्ट कर सकता है, नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है।
तो ये चीज होता तो है, बट हम लोग इस चीज को अपने सिलेबस में या फिर अपने पॉइंट में कंसिडर नहीं किया करते। केवल एक पॉइंट ध्यान रख लेते हैं कि अमाइन इन्वर्जन वाला पार्ट हम लोग के कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, मतलब कार्बन आयन है, तो वहां पे ऑब्जर्व किया जा सकता है। दे आर कंसिडर्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये एक चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। और इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। जैसे तुम लोगों को हम छोटा छोटा ट्रिक्स वगैरह सब जो बताए थे कि मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा, यहाँ वाले पार्ट में Br है, नीचे Br, CH3, CH3, H और H। तो अगर ऊपर वाले कायरल सेंटर का कन्फिग्रेशन R है, तो नीचे वाले का कन्फिग्रेशन क्या होगा? S। S, क्योंकि बीच में प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रहा है, तो R का मिरर में जैसे दिखाई देगा। तो एक चीज सोच के देखो, जैसे अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं, मान लो केवल ऊपर वाले कायरल सेंटर की बात करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि ऊपर वाला कायरल सेंटर आर कन्फिग्रेशन है, हमको नहीं मालूम कि आर कन्फिग्रेशन वाला पार्ट डी होता है या एल होता है, बट मान के चल लेते हैं सपोज दैट कि आर वाला पार्ट डी कन्फिग्रेशन है, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा, और क्योंकि नीचे वाला पार्ट एस कन्फिग्रेशन है, तो डेफिनेटली एल होना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्ट, दोनों हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो अगर ऊपर का हाफ बी होता, तो ये कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। जैसे है ना कि एक कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, तो जैसे पूरा कंपाउंड नॉन पोलर है, बट हो सकता है कि उसके अंदर जो बॉन्ड्स है वो दूसरे के पोलैरिटी को कैंसिल आउट कर रहा है, तो एक पार्ट या एक हाफ का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो दूसरे के ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल आउट कर रहा है। तो इस केस में जब हम लोगों का इस तरह का कंपाउंड है जहाँ पे कायरल सेंटर्स हैं, और कायरल सेंटर्स होने के बाद कंपाउंड वाला पार्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, तो कायरल सेंटर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, इस तरह की चीज को हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, मीजो कंपाउंड बोला करता है। तो सबसे पहला चीज तो ये कि कंपाउंड अपना मीजो है, और मीजो कंपाउंड में क्योंकि एक कायरल सेंटर दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं, जितना एक कायरल सेंटर का रोटेशन होगा दूसरे का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होगा। तो इस तरह के केस में कंपाउंड के अंदर के ही पार्ट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज किया करते हैं, इंटरनल कंपेंसेशन। ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना, इंटरनल कंपेंसेशन, कि हम लोगों के मीजो कंपाउंड के केस में इंटरनल कंपेंसेशन होता है, एक कंपाउंड का या फिर एक कायरल सेंटर का जो इफेक्ट है वो दूसरा कंपाउंड कंपेंसेट कर रहा है। और अगर हम लोग अमाइन इन्वर्जन की बात करते हैं, तो अमाइन इन्वर्जन में हम लोग का कंपाउंड जो है उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों मान रहे थे? क्योंकि पूरे मिक्सचर में हम लोग का एक जो पार्ट है वो दूसरे वाले पार्ट के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल आउट कर रहा है। तो एक पार्ट अगर दूसरे वाले पार्ट के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल आउट कर रहा है, यार इसमें मीटिंग एंड कैसे हो रहा है? अरे चलो ठीक है, तो हम दूसरे आईडी से मीटिंग लिंक भेज देंगे। तो जैसे एक पार्ट दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को अगर कैंसिल आउट कर रहा है, अगर हम लोग ऐसा मानते हुए चले, तो इस तरह के सिनेरियो में हम लोग का एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहा है। तो यहाँ पे कंपाउंड के विद इन कैंसिलेशन नहीं हो रहा, दूसरा कंपाउंड इस तरह का एंटी इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। इस तरह की चीज को हम लोग एक्सटर्नल कंपेंसेशन बोला करते हैं। तो ये स्टेटमेंट थ्योरेटिकल वर्ड के फॉर्मेट में ध्यान रखना, इंटरनल कंपेंसेशन और दूसरा एक्सटर्नल कंपेंसेशन। अगर एक कंपाउंड के विद इन हम लोगों का मतलब चीजें कंपेंसेट हो रही है, एक पार्ट दूसरे हाफ को कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहा है, तो इंटरनल कंपेंसेशन। बट एक मॉलिक्यूल की वजह से अगर दूसरा मॉलिक्यूल वाला पार्ट कंपेंसेशन में जा रहा है, या दूसरा मॉलिक्यूल वाले पार्ट का इफेक्ट हम लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग एक्सटर्नल कंपेंसेशन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये एक तीसरा पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना होता है। इन केस ऑफ मीजो कंपाउंड, internal compensation takes place whereas in case of amine inversion external compensation takes place. एक पार्ट का थोड़ा अपने को ध्यान रखना है, इंटरनल कंपेंसेशन और एक्सटर्नल कंपेंसेशन। उसके अलावा एक और चीज छोटा सा हम लोग ध्यान रख सकते हैं, उसको ऐसा समझो, जैसे मान लो ये छाता दे रखा है, तो छाता वाला पार्ट में मान लो कि हम लोग
कोई भी दो एंड को बांध दिया, ऐसा यहाँ पे दो एंड को एक टाइट रस्सी से बांध दिया। टाइट रस्सी से क्या मतलब कि जितना उसका डिस्टेंस था एग्जैक्टली उसी लेंथ के रस्सी से बांध दिया। तो ये छाता उल्टा हो पाएगा क्या, सोच के बताओ। और उसमें अलग अलग सिनेरियो है। एक सिनेरियो है कि अपोजिट वाले पार्ट को बांध दिए, एक सिनेरियो कि जस्ट बगल वाले को बांध दिए, थोड़ा दूर वाले को बांध दिए। तो सोच के बताओ कि अगर पहला सिनेरियो ऐसा रहा कि बगल वाले को बांध दिए, पहला केस, तो इस केस में छाता उल्टा होगा कि नहीं होगा। और अगर ये इस वाले को बांधे तो छाता उल्टा होगा कि नहीं होगा। जो भी दिमाग में आ रहा सोच के बताओ। पहले वाले में होगा, दूसरे वाले में डिपेंड करता है। दूसरे वाले में डिपेंड करता है? अच्छा, किस चीज पे डिपेंड करता है? सर अगर 10 मतलब ये 10 रहेगा तब तो हो जाएगा, और अगर मतलब ये 3-4 हुआ तब नहीं होगा। एक सेकंड, फिर से। अगर 10 वो 10 डंडा रहा तो हो जाएगा? हाँ ये कौन सा मैथ्स लगाया है? सर, छाता फ्लेक्सिबल होता है, हो जाएगा। बाकी लोग भी सोच के बताओ, मतलब इसका 10 वाला मैथ्स किसी को समझ आया क्या? सर थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल सिनेरियो सोच रहा है, हम लोग थोड़ा आइडियल वाला का बात कर रहे हैं। एक्चुअल में आइडियल की बात करना है, रियल सिचुएशन में। रियल में तो डंडा तो ऐसे मुड़ उड़ जाएगा, मुड़ना नहीं है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट डंडा है, वो मुड़ नहीं सकता कुछ भी हो जाए। ऐसा समझ लो कि पाइप 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 टाइप का, ऐसा यहाँ पे एक पाइप है और सॉलिड पाइप है, एकदम बिल्कुल रिजिड पाइप, छड़ है लोहा का जो मुड़ नहीं सकता, एकदम बिल्कुल रिजिड पाइप है। इस तरह का पाइप बंधा हुआ है। तो अपोजिट वाले पाइप को अगर बांध दे या फिर बगल वाले को बांध दे तो ये चीज ऊपर जाएगा क्या? सर सेकंड वाला में तो पक्का नहीं जाएगा, फर्स्ट वाला में डिपेंड करता है कि हम लोग अगर उसका मतलब दोनों का डिस्टेंस को सेम रखते हुए अगर ले जा सकते तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अगर ऊपर जा रहा है ये चीज तो डिस्टेंस सेम रहेगा क्या? एडजेसेंट साइड्स का तो रह सकता है ना। अच्छा, सर जब एकदम फ्लैट रहेगा तब तो डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज होगा ही। अगर सरफेस फ्लैट चला गया तो डिस्टेंस इंक्रीज करेगा ही, एनी हो करेगा। अगर ये सरफेस फ्लैट हो गया, पहले ऐसा था तो डिस्टेंस थोड़ा कम था, चलो इनमें एडजेसेंट वाला ही साइड लेके चल रहे हैं, हम अपोजिट वाली साइड को लेके नहीं चल रहे। जैसे मान लो ऐसा है, ये चीजें रखा, ये 3 पेन है, तो इस 3 पेन में हम अपोजिट वाले 4 ले लेते हैं, 4 ज्यादा बेटर होगा ऐसा। तो अपोजिट वाले को छोड़ो, जस्ट बगल वाले को देख रहे हैं, तो ये बगल वाले को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये जहाँ पे है एग्जैक्टली उसी पोजीशन में ऊपर जाएगा, दूसरा वाला भी जहाँ पे है उसी पोजीशन में ऊपर जाएगा। अब एक चीज सोच के देखो कि अगर ये दोनों नीचे होता तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, मतलब तुम्हारे सामने से ये दोनों दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री एंगल थोड़े ना है। बट जब एकदम बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा ही आएगा। तो एंगल छोटा था पहले 90 डिग्री से, अभी जब फ्लैट हुआ तो एंगल 90 डिग्री आ रहा है, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एनी हो बढ़ेगा डिस्टेंस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग मतलब सरफेस को ऐसा अपोजिट रखे या फिर सरफेस को जस्ट एडजेसेंट रखे, इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे तो डिस्टेंस बढ़ना ही बढ़ना है, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। तो उसको सामने से देख लो, जैसे मान लो कि ऐसा है, यहाँ पे छाता का 2 डंडा है और बाकी सारे डंडे से पीछे पीछे साइड में दे रखा है। अगर इसको हम लोग फ्लैट लेके जाएंगे ऊपर, ये वाला पार्ट को ऊपर लेके जाएंगे तो बीच में डिस्टेंस बढ़ना ही बढ़ना है। तो अगर रस्सी से हम लोग इन दोनों एंड पॉइंट को बांध रखे हैं, मतलब रस्सी का डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स्ड है, रस्सी का लेंथ फिक्स्ड है, ऊपर जाते वक्त डिस्टेंस बढ़ना ही बढ़ना है। तो डिस्टेंस तो बढ़ा नहीं सकते कि रस्सी से डिस्टेंस को फिक्स कर रखे हैं। तो अगर इधर के डिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज करने के पॉसिबिलिटी में नहीं है तो ये ऊपर जाने की टेंडेंसी बिल्कुल भी निकल के नहीं आएगा। जैसे ही थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो उस केस में डिस्टेंस वाला पार्ट इंक्रीज करना ही करना है। इसको ऐसा समझ लो कि जब एक लोन पेयर होता था तो लोन पेयर में कंप्रेशन होता था एंगल का, तो एंगल का कंप्रेशन हुआ, बॉन्ड लेंथ तो सेम है बट एंगल का कंप्रेशन हुआ। अभी जब हम लोग एंगल वाला पार्ट कम है तो ठीक है, जब लोन पेयर वहां नहीं होगा तो एंगल बढ़ेगा, तो एंगल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है दोनों साइड वाले पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो रस्सी से बंधे होने के बाद ये फ्लैप वाला पार्ट ऊपर के डायरेक्शन में नहीं जा रहा होगा, हम लोग ऐसा आराम से बोल सकते हैं। हाँ अरविंद बोलो। सर जो आप अभी बता रहे हैं उसका कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेशन है क्या?
नहीं, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेशन नहीं है। तो इसमें जैसे अगर ये दोनों सर के ऐसा दोनों लगा हमको कि आप बताना चाह रहे हैं कि अगर अमाइंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन नहीं हो पाएगा। मतलब सोचा तो ठीक डायरेक्शन में है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जबरदस्ती का घुसेड़ दिया है तो उसकी जरूरत नहीं है। ये छाता जो है, इसके दो एंड पॉइंट को अगर बांध दे, वो दो एंड पॉइंट बगल वाला हो या उसके आगे वाला हो या अपोजिट वाला, उससे मतलब नहीं है, बट कोई भी दो एंड पॉइंट को बांध दे तो फिर ये पार्ट ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अगर मान लो जैसे नाइट्रोजन दे रखा, इसमें 3 बॉन्ड्स है अपने पास, कोई भी 2 बॉन्ड्स को बांध दो, लोन पेयर को तो छोड़ सकते हैं, लोन पेयर को तो बांध भी नहीं सकते, कोई भी 2 बॉन्ड को बांध दो। तो जैसे ही 2 बॉन्ड को अगर बांध देंगे हम लोग, तब उस केस में हम लोगों का नाइट्रोजन वाले पार्ट में जो इन्वर्जन का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो अगर कोई भी बॉन्ड को बांध दे, अब उसमें एक चीज ध्यान दो, जैसे 2 बॉन्ड को बांधने का मतलब क्या है कि हम लोग नाइट्रोजन वाले पार्ट को एक रिंग का पार्ट बना दे रहे हैं। कोई भी 2 बॉन्ड को बांधो, चाहे इन दोनों को बांधा या इन दोनों को बांधा, तो इस केस में जैसे ही कोई भी 2 बॉन्ड के एंड पॉइंट को हम लोग बांधेंगे तो नाइट्रोजन को इंक्लूड करके एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब वो बांधने का जो काम है वो एक कार्बन के बिना भी हो जाए, ऐसे डायरेक्टली बांध दे, या एक कार्बन के साथ बांध दे, या 2 कार्बन से बांध दे, या 3 कार्बन से बांध दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब अपने मर्जी पे है कि हम लोग जैसे चाहे वैसा बांध सकते हैं। अगर डायरेक्टली बांधेंगे तो 3 मेंबर रिंग बनेगा, अगर एक कार्बन से उसको अटैच करेंगे तो उसके इसमें 4 मेंबर रिंग बनेगा, अगर 2 कार्बन से अटैच करेंगे तो उस केस में 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, 3 कार्बन से अटैच करेंगे तो 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। लेकिन बस सिंपली बात यह है कि अगर नाइट्रोजन वाले पार्ट के किसी भी 2 बॉन्ड को, किसी भी 2 वैलेंसी को, जैसे नाइट्रोजन वाले पार्ट में लोन पेयर के अलावा 3 वैलेंसी है, किसी भी 2 वैलेंसी को अगर आपस में हम लोग अटैच कर देते हैं किसी एक कार्बन चेन के थ्रू, या जैसे भी करना है कर लो, तो इस केस में अमाइन इन्वर्जन रुक जाएगा। तब उस सिनेरियो में हो सकता है कि कंपाउंड वाला पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव निकल के आ जाए। ये एक छोटा सा कंडीशन अपने को ध्यान रखना होता है। तो इस एक पॉइंट को हम थ्योरेटिकली लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, मतलब सोचा ठीक ठीक था, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला चीज नहीं था यहाँ पे। इस पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना। इफ एनी 2 बॉन्ड्स, इफ एनी हाइड्रोजन 2, बॉन्ड नहीं था, पूरा पूरा बॉन्ड था। हाँ मतलब पूरा पूरा बॉन्ड था। इफ एनी 2 valencies are binded together, then amine inversion will not take place. सिंपल सा सिनेरियो है, थोड़ा इस चीज का अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होता है।